स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 12th की हिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। तो इस चैप्टर के दोस्तों एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, आपने नहीं देखा है तो जाइए वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर इस चैप्टर से, यानी कि ये जो आपका चैप्टर जिसे हम नॉर्मली कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो इससे संबंधित जितने भी 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, जिनकी आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन, यानी हड़प्पा सभ्यता में कृषि किस तरह से की जाती थी उसके बारे में बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में इतिहासकारों के कई मत हैं। ठीक है, पहला मत बैलों का प्रयोग। इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कृषि में बैलों का प्रयोग करते थे। कैसे? उत्खनन के दौरान मिली मोहरों पर वृषभ के चित्र पाए गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र के उत्खनन के दौरान वहाँ पे जो मोहरें मिली हैं उससे वृषभ के चित्र पाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो लोग थे हड़प्पा वासी, ये बैलों का प्रयोग करते होंगे कृषि में। ठीक है, दूसरा है हलों का प्रयोग। तो चोलिस्थान और बनावली, चोलिस्थान और बनावली में मिट्टी के हल के प्रतिरूप पाए गए, छोटे छोटे साक्ष्य पाए गए मिट्टी के हल के। तो ऐसा लगता है कि ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग हलों का भी प्रयोग करते थे खेती में। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है कटाई में औजारों का प्रयोग, यानी कि जो फसल की कटाई होती थी उसमें हड़प्पा वासी औजारों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लकड़ी और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया करते थे। ठीक है, सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश जो स्थल थे वो अर्ध शुष्क क्षेत्र थे, यानी कि जहाँ पे वर्षा नाम मात्र के लिए होती थी। तो ऐसा माना जाता है संभवतः कि कृषि के लिए, सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग किया जाता था, कुओं का उपयोग किया जाता था और जलाशयों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो जलाशय का जो हमें प्रतिरूप है, जो साक्ष्य मिला है, वो धौलावीरा में मिला है। ठीक है, और जो नहरें हैं उनके साक्ष्य हमें सोतुगई में मिलते हैं। कहाँ पे? सोतुगई में। तो हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए नहरों का भी प्रयोग करते थे। 5वां पॉइंट है दो फसलों को उगाना। कालीबंगन और राजस्थान में जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन और राजस्थान, यहाँ पे जोते हुए खेत के प्रमाण है वो मिले हैं, क्योंकि जो हल था वो अपनी रेखा को, मतलब जब ये जोते जाते तो समकोण रेखा पर काटते थे। ठीक है, यानी कि समान कोण पर। तो इससे ये पता चलता था कि ये जो हड़प्पा वासी थे ये एक ही साथ 2 फसलों को उगाया करते थे। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 3 मार्क्स का, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी वहाँ पे धर्म था। यानी कि हमें यहाँ पे बताना है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक महत्व के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है कि उत्खनन के दौरान कुछ हमें ऐसी वस्तुएं मिली हैं, कुछ अजीब और कुछ असाधारण वस्तुएं मिली हैं, जिनको इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने धार्मिक महत्व के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी असाधारण और अजीब वस्तुएं मिली हैं जिनको धर्म के साथ जोड़ा गया है, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है एक नारी की मूर्ति पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन के दौरान एक नारी की मूर्ति पाई गई है, जिसके चेहरे पर विस्तृत प्रधान, यानी कि मेकअप की तरह मेकअप किया गया था और इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। यानी कि एक नारी की मूर्ति पाई गई जिसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई। दूसरा है एक पुरुष की मूर्ति पाई गई है, जिससे मेसोपोटामिया के लेखों में देवता या पुरोहित राजा कहा जाता था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि उसे तो नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन मेसोपोटामिया लिपि को पढ़ा जा चुका है। तो मेसोपोटामिया के लेखों में ये जो पुरुष की मूर्ति है उसे देवता और पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। तीसरा है दुर्ग में पाई गए विशाल स्नानागार, ऐसा माना जाता था इनका उपयोग सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। यानी दुर्ग में जो विशाल स्नानागार पाया गया है, ठीक है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है योग की अवस्था में शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय के प्रमुख देवता शिव पूजनीय रहे होंगे।
यानी कि उस समय के जो प्रमुख देवता हैं वो शिव रहे होंगे पूजनीय, क्योंकि एक योग की अवस्था में एक शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और मोहरों पर, पेड़ों पर, पेड़ पौधों पर आदि की मूर्तियाँ जो है वो प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पर धर्म रहा होगा और हड़प्पा वासी जो है वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा वासियों के धार्मिक महत्व के बारे में ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में आप 3 भी पॉइंट लिखेंगे तो भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने 5 पॉइंट आपको ये बताया, अगर आप 1 पॉइंट भूल भी जाते तो 4 तो याद रहेंगे आपको। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों बात करते हैं चैप्टर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन होता था उसके तहत मनका किस तरह से बनाया जाता था उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए उत्तर है मनका बनाने के लिए कार्लिनियन का पत्थर, सेल खड़ी पत्थर, क्वार्टज, तांबा, कांसा, सोना, पकी हुई ईंटें आदि का उपयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन मनका बनाने की जो तकनीक थी वो 2 तरह की थी। मनका बनाने की तकनीक उस मनके में प्रयुक्त पदार्थ पर निर्भर करती थी। जैसे देखिए मुलायम पत्थर सेल खड़ी, जो सेल खड़ी था ये मुलायम पत्थर था तो इसे आसानी से कोई भी आकार दिया जा सकता था। लेकिन जो कार्लिनियन का पत्थर था ये बहुत ही कठोर था, तो इसे तोड़कर बारीकी से इसको घस कर इसमें धीरे धीरे से इसको बड़ी सावधानी से इससे मनका प्राप्त किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं मनके बनाने की प्रक्रिया के बारे में। तो मनके बनाने की प्रक्रिया जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि मनका बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को आकार देकर उसकी घिसाई की जाती थी। मान लीजिए ये एक पत्थर है, ठीक है, तो इस पत्थर को पहले आकार दिया जाता था। तो मान लीजिए ये चकोर है, फिर इसे गोला बना दिया गया, तो अब ये मनके के आकार का हो गया। अब इसकी घिसाई की जाती थी। फिर इसी के ऊपर क्या होते थे, चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। क्या होते थे, चित्र बनाए जाते थे, और इसके बाद इसकी पॉलिश की जाती थी, और उसके बाद पॉलिश करने के बाद, चित्र उत्कीर्ण करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे औजारों से छेद किए जाते थे ताकि इसे माला में पिरोकर मनके की माला जो है वो तैयार की जा सके। ठीक है, तो मनके बनाने की प्रक्रिया क्या हुई, पहले जो पदार्थ, जिस पदार्थ का वो मनका बनेगा उसको आकार देकर उसकी घिसाई की जाती थी। ठीक है, फिर उस पर चित्र बनाए जाते थे, उसकी पॉलिश की जाती थी, और सूक्ष्म औजारों के द्वारा उसमें छेद करके एक धागे के अंदर उसे माला के रूप में तैयार कर लिया जाता था। तो इस तरह से मनका प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो मनके बनाने की प्रक्रिया में आप ये लिखेंगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हड़प्पाई लिपि जो है वो एक रहस्यमयी लिपि है जिसे वर्तमान में अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसकी विशेषताएं बताइए। यानी कि सिंपल सा हमें आंसर देना है कि हड़प्पाई लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हड़प्पाई लिपि जो वो एक रहस्यमयी लिपि है जिसे वर्तमान में आज तक नहीं पढ़ा गया। पहली विशेषता, यह एक चित्रात्मक लिपि है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में न स्वर्ण है न व्यंजन है, बल्कि ये एक चित्रात्मक लिपि है, और ऐसा माना जाता है यह लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि हम नॉर्मल क्या करते हैं कि हम इस साइड से यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ अंत करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में इस साइड से लिखना स्टार्ट करते थे और इधर ख़त्म करते थे। ठीक है, इस लिपि में लगभग 375 से 400 चिन्ह पाए गए हैं, और हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, इसी कारण इस सभ्यता की अधिक जानकारी पाना मुश्किल है, और किसी भी चीज़ को 100% सत्य कहना भी मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए हड़प्पाई जो लिपि है वो मोहरों पर, तांबों के औजारों पर, आभूषणों व प्राचीन सूचना पट्टों पर मिलती है जिनकी संख्या अधिक है। इसलिए हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो ये थी हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं। एक चित्रात्मक लिपि है, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, 375 से 400 चिन्ह हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा जा सका होता तो इसके बारे में हम पूरी सटीक नॉलेज, सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसकी विशेषताएं। दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की और इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। ये प्रश्न क्या है, पहले तो ये जो यहाँ पे अभिन्नता लिखा है इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक भिन्नताओं का पता कैसे चलता है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको 2 तरीक़ों से पता किया जाता है। एक तो है शवाधान के द्वारा और एक है विलासिता की वस्तुओं के द्वारा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शवाधान के द्वारा। ठीक है,
तो देखिए समाधान का यहाँ पे मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में कब्रों के द्वारा विभिन्नता का पता लगाया जाता था। जैसे जो अमीर लोगों की कब्रें हुआ करती थीं उनमें आभूषण पाए जाते थे, ठीक है, और उनके कब्रों की चिनाई की जाती थी और उनके कब्रों जब खुदाई हुई तो उसमें बहुमूल्य वस्तुएं भी पाई गई। लेकिन वहीं जो गरीब लोग हुआ करते थे, गरीबों की कब्रों में केवल रोज़मर्रा की वस्तुएं पाई जाती थी और संभवतः इनकी कब्रों की चिनाई भी नहीं होती थी। और ये जो कब्रों के साथ में जो वस्तुएं पाई गई हैं, इससे यह पता चलता है कि उस समय जो हड़प्पावासी लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि जब ये व्यक्ति भी मर गया तो पुनर्जन्म में ये इन वस्तुओं का उपयोग करेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तानों के हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी मिली है। एक पुरुष की खोपड़ी मिली है जिसके समीप एक शंख के 3 छल्ले पाए गए हैं, जैस्पर के मनके पाए गए हैं और भी सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके पाए गए हैं और आभूषण भी मिले हैं। यहाँ तक कि कई मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ भी दफनाया जाता था, ठीक है। तो ये था समाधान के बारे में कि कब्रों के द्वारा भी सामाजिक स्थिति का पता चलता था, अमीरों का, गरीबों का, ठीक है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक का एक पुरुष की खोपड़ी मिली थी, ठीक है, उसके बारे में है। तो आई होप ये समाधान आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है विलासिता की वस्तुएं। अब ये विलासिता की वस्तुएं हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए पहला पॉइंट है समाधानों से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को पुरातत्वविदों ने उनका अध्ययन करके उन्हें 2 भागों में बांट दिया। यानी कि समाधानों से जो वस्तुएं मिली हैं, पुरावस्तुएं मिली हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें 2 वर्गों अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुओं में विभक्त किया है, यानी कि बांटा है। अब देखिए इनको बांटा है तो उसी के आधार पे सामाजिक स्थिति का भी पता लगता है। किस तरह से लगता है? देखिए पहला पॉइंट है, मतलब जो दूसरा पॉइंट है इस टॉपिक का, देखिए क्या है। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुएं। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि चक्कियाँ, मृदभांड, सुइया, झावा आदि, इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार की वस्तुएं समान हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हो जाती थी और ये अधिकतर कब्रों के समीप पाई गई हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि ये यहाँ पर जो है वो ऐसे लोग रहते थे जो कि सामान्य वस्तुओं का भी उपयोग करते थे, लेकिन उन्हें बड़ी बड़ी जो महंगी वस्तुएँ होती थी वो उपयोग नहीं कर पाते थे। वहीं द्वितीय वर्ग जो है, द्वितीय वर्ग अर्थात विलासिता की वस्तुएं, इसके अंतर्गत महंगी एवं दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थीं जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों के द्वारा होता था। यानी कि देखिए पुरातत्वविदों ने इन जो समाधान थे उनसे प्राप्त वस्तुओं को 2 भागों में बांट दिया। एक तो ऐसी वस्तुएं जिनका दैनिक उपयोग हुआ करता था और आसानी से उन्हें बनाया जा सकता था। एक ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग बहुत कम लोग करते थे और ये आसानी से प्राप्त भी नहीं की जा सकती थी और जटिल तकनीक के द्वारा इनका निर्माण होता था। तो ये था आपका जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्थिति का वर्णन। पहला समाधान था, दूसरा था विलासिता की वस्तुएं। तो यहीं पे दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको बताया ईंटें, मनके और अस्थियाँ, यानी कि आपका क्लास 12th हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि 3 मार्क्स के थे। तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।